नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिशूम पर। दोस्तों, पिछले दिनों नेपाल में जो कुछ हुआ वो बिल्कुल एक तरह से 5-6 महीने बाद एक डेजा वू वाली कंडीशन थी। मतलब इतिहास ने वापस से वहाँ पे चीज़ें दोहराई हैं, इतिहास दोहराया गया है। दिसंबर 2020 के अंत तक अगर आपको याद हो तो तब भी नेपाल की कैबिनेट ने नेपाल की संसद को भंग करने का प्रस्ताव भेजा था और तब वहाँ की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी ने उसे सहर्ष और तत्परता से स्वीकार कर लिया था। ठीक उसके 6 महीने बाद आज वही सिचुएशन वहाँ पे वापस से बनी, जब नेपाली कैबिनेट ने फिर से संसद भंग करने का वहाँ पर प्रस्ताव भेजा और मध्यावधि चुनाव नवंबर में कराने का प्रस्ताव भेजा, जिसे फिर से वहाँ की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी ने उतनी ही तत्परता से स्वीकार कर लिया। तो चलिए जानते हैं, समझते हैं कि इन 5-6 महीनों में हुआ क्या। हमारे पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो क्या है, क्यों वहाँ पे इतना राजनीतिक उतार चढ़ाव चल रहा है। अगर आपको याद हो कि 20 दिसंबर 2020 के आसपास जब संसद भंग करने का प्रस्ताव वहाँ पे अनुमोदित कर देती हैं राष्ट्रपति, तो विपक्षी नेता नेपाल की सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाते हैं और 23 फरवरी 2021 को नेपाल की सर्वोच्च न्यायालय की एक संवैधानिक खंडपीठ एक आदेश देती है, जिसके तहत संसद भंग करने का जो प्रस्ताव था, जो आदेश था, उसे असंवैधानिक करार कर देती है नेपाल की सर्वोच्च न्यायालय और उसी के साथ साथ संसद बहाल कर दी जाती है। उसके बाद से लेकर लगभग 3 महीने बीत गए, 20 मई तक आते आते चीज़ें वापस से वहीं पे आ जाती हैं। इस दौरान क्या हुआ? तो इस दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो कि वहाँ की किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों के बिल्कुल विरोध में थी या खिलाफ थी। होता क्या है कि जब संसद बहाल कर दी जाती है सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उसके बाद केपी ओली जो तत्कालीन प्रधानमंत्री रहते हैं वो प्रधानमंत्री के पद पर बने रहते हैं। उन्हें एक लंबा समय दिया जाता है बहुमत सिद्ध करने का। लगभग मई के पहले सप्ताह तक आते आते वो अपना बहुमत संसद में खो देते हैं, लेकिन उसके बाद 10 मई को जो राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी हैं, जिनके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि वो केपी ओली जो प्रधानमंत्री हैं उनके काफ़ी नज़दीकी हैं, उन्हीं की गुट से वो आती हैं। तो उन्होंने 10 मई को विपक्षी नेताओं को मात्र 3 दिनों का समय दिया अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए या बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। लेकिन जैसा कि 3 दिन काफ़ी कम थे और वहाँ पे विपक्षी पार्टी भी काफ़ी बिखरी हुई हैं, काफ़ी सारी पार्टीज़ हैं जिनमें आपस में भी मतभेद है, तो वो दावा पेश नहीं कर सकी। और 13 मई को ठीक 3 दिन बाद उन्होंने ओली को वापस से प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी, बल्कि ये जानते हुए भी कि ठीक 3-4 दिन पूर्व ही वो बहुमत खो चुके थे संसद में। तो बजाय विपक्षी नेताओं को वो ज़्यादा समय देती, उन्होंने ओली को वापस से वहाँ पे प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी। उन्हें 30 दिन का समय दिया दोस्तों। विपक्षी नेताओं को सिर्फ 3 दिन और संविधान का हवाला देते हुए उन्होंने 30 दिन का समय दिया ओली को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए। परंतु ओली वहां पे समझ चुके थे कि बहुमत उनके संसद का बहुमत उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। 5-6 दिन के अंदर आते आते उन्होंने एक बहुत ही अजीब सा प्रस्ताव राष्ट्रपति को वहां पे भेजा और राष्ट्रपति को उन्होंने प्रस्ताव ये भेजा कि संसद में से ही कोई सदस्य ढूंढा जाए जो कि बहुमत सिद्ध करने की स्थिति में हो और उसके बाद बहुमत सांसद खड़े हों और वो सरकार बना सके, जिसको कि राष्ट्रपति ने वापस से सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके इस बीच में मुश्किल से 24 घंटे के अंदर विपक्षी नेता जो थे, विपक्षी पार्टियां थीं, उन्होंने नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा जो कि पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उनके नेतृत्व में 149 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित खत या समर्थन का खत उन्होंने राष्ट्रपति को दिया और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ या याद दिला देता हूँ कि नेपाली संसद के निचले सदन में 275 संसद होते हैं और जिसमें बहुमत के लिए 138 सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो 149 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र उन्होंने वहाँ पे राष्ट्रपति जी को दिया और दावा पेश कर दिया। लेकिन
बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से एक बिल्कुल सस्पेंस थ्रिलर मूवी की तरह से कहानी वहाँ ट्विस्ट आता है। और जो ओली जिन्होंने एक दिन पूर्व ही या 2-3 दिन पूर्व ही ये प्रस्ताव दिया था कि खोजा जाए कोई व्यक्ति जो सरकार बना सके, बहुमत सिद्ध कर सके, उन्होंने 153 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र राष्ट्रपति को सौंप दिया और खुद भी वापस से दावा ठोक दिया सरकार बनाने का। अब यहाँ पे राष्ट्रपति का कर्तव्य बनता था कि वो अपनी अपने विवेक का प्रयोग करें और ये वहाँ पे प्रयास करें ये जानने का, ये समझने का कि बहुमत किसके साथ है, थोड़ा समय लेके। लेकिन मुश्किल से एक दिन के अंदर ही, 24 घंटे के अंदर ही राष्ट्रपति ने उतनी ही तत्परता से दोनों दावों को नकार दिया और ये डिक्लेयर कर दिया कि किसी के पास भी बहुमत नहीं है। उसके पीछे उनका क्या कारण था ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। लेकिन इसी उनके कहने के बाद कि किसी के पास भी बहुमत नहीं है, तुरंत नेपाली सरकार, जो नेपाल की सरकार की कैबिनेट है, उसने वापस से संसद भंग करने और मध्यावधि चुनाव कराने का प्रस्ताव भेजा, जिसे कि विद्या देवी भंडारी जी ने स्वीकार कर लिया और अब संसद वहां पे भंग की जा चुकी है। विपक्षी नेताओं ने इसका ज़बरदस्त विरोध किया है और वो वापस से वहाँ की सर्वोच्च न्यायालय को उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया है कि सर्वोच्च न्यायालय इसमें दखल दे। अब क्या क्या सिनारियो बन सकता है आने वाले दिनों में, उसमें से एक ये है कि जिस प्रकार से फरवरी में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद भंग करने के आदेश को असंवैधानिक करार दिया था और संसद बहाल कर दी थी, हो सकता है एक बार फिर से वो हो जाए। लेकिन क्योंकि मध्यावधि चुनाव घोषित हो चुके हैं और यदि इस आदेश को आने में समय लगता है तो हो सकता है कि वो इसको वापस करने में या संसद को बहाल करने में हिचकें। लेकिन विपक्षी नेताओं का जो वहां पे मूड दिख रहा है दोस्तों, वो इस प्रकार से दिख रहा है क्योंकि केपी ओली ही अब प्रधानमंत्री पद पे बने रहेंगे और ना ही वो अब संसद के प्रति अकाउंटेबल रह गए क्योंकि संसद भंग हो चुकी है और 6 महीने हैं दोस्तों वहाँ चुनाव होने में। तो 6 महीने तक उनका निरंकुश, एक प्रकार से आप समझिए निरंकुश शासन वहाँ चलेगा, तो जिसके अंदर विपक्षी नेता बिल्कुल भी तैयार नहीं दिख रहे हैं कि वो चुनाव में हिस्सा लेंगे। तो यदि विपक्षी नेता, जो दूसरा वहाँ सिनारियो बनता दिख रहा है कि चुनाव होते हैं और उसका वो विरोध करते हैं या उसमें भाग लेने से मना कर देते हैं, तो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र जिसमें लोकतंत्र बहाल हुए भी बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए ये बहुत ही मुश्किल और दुखद घटना होगी। तो चलिए अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में वहाँ पे क्या होना वाला है। हम लोग आपको उसके संबंधित जो भी अपडेट है वो देते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए आज्ञा दें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।